everyone. A very warm welcome to all of you. So today we are going to do revision session जो usually हमारा Saturday evening में conduct होता है, but because of some issue I was not able to conduct the session on Saturday evening, and that is the reason we don't wanted to miss the session, and इसीलिए आज आप ये session इस time पर देख रहे हैं. तो first of all देखिए, मंडे टू सैटरडे का जितना भी हमने इस वीक में पढ़ा है, हम उन सभी को क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं. But before moving towards the session, I would like to inform you two things. First of all, those who are joining us for the very first time, every day in morning from Monday to Saturday 9 a.m. पर हमारा एक सेशन होता है in which we discuss daily current affairs, right? इसके साथ ही हमारा वीकली बेसिस पर एवरी सैटरडे 9 पीएम पर रिवीजन सेशन होता है जिसमें हम पूरे वीक का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं इन द क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म. Now, apart from that, we have a lot of marathon session, we have a strategy sessions, we have a monthly compilation and everything there is on the channel. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, then go and watch. Everything is there in the playlist and जो हमारा जनवरी मंथ का compilation है वो भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है क्योंकि सिंस अभी आने वाले एग्जाम्स जो हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो कुछ और भी ऐसी वीडियोस है जो हमने प्लान कर रखे हैं बहुत जल्दी आपको हम डिलीवर करेंगे. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट जो आज का सेशन होने वाला है उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू देखिए अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं यू हैव इफ यू हैव सीन आवर स्ट्रेटजी वीडियो आवर एनालिसिस वीडियो यू विल सी दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इट मींस लाइक 75-60% क्वेश्चंस आपको ये मॉक से देखने को मिलते हैं एंड जितने भी हमने यहाँ पर एनालिसिस करे हैं वी हैव टोल्ड यू कि हमारे करंट अफेयर्स का हिट कितना ज्यादा है राइट. So if you wanted to purchase any course, I would like to inform you हमारे पास दो courses हैं. एक है हमारा basic course, another one is a pro course. So I'll just tell you the features quickly. If you wanted to purchase, you can decide by your own. And also I'll tell you कि आज जो हम questions discuss कर रहे हैं वो हमने कौन से particular section से लिए हैं. So first of all, in basic course, you will see that कि आपको monthly, daily and weekly basis का PDF तो मिलना ही है. इसी के साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलने हैं जो आपको डेली और वीकली बेसिस पर मिलेंगे एंड दोनों में ही वन क्वेश्चन ईच न्यूज होने वाली है. ओके और ये दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट होने वाले हैं. नेक्स्ट ये सभी फीचर्स आपको प्रो में मिलेंगे लेकिन लेकिन देयर इज अ वेरी गुड फीचर इन द प्रो आपके पास फ्लैश कार्ड के फॉर्म में न्यूज आती है. ओके नाउ इसी के साथ में आपके पास ऑप्शन रहता है सिंस इफ यू हैव नोन अबाउट आवर न्यूज सेक्शन और किस तरह से हमारा करंट अफेयर सेक्शन अरेंज्ड है तो आपने देखा होगा हम हर न्यूज को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं एंड देन वी हैव अ स्मार्ट पॉइंट्स से हमारी टीम बहुत रिसर्च करके बहुत ही अच्छे से डेवलप करती है. काफी सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स भी होते हैं उसमें न्यूज रिलेटेड पॉइंट्स भी होते हैं जो रिवीजन पर्पज से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं फ्लैश कार्ड्स में आपको आपके पास ऑप्शन रहता है राइट कि आप न्यूज को फ्लैश कार्ड्स के थ्रू पढ़ सकते हैं. साथ ही साथ इफ यू वांटेड टू रीड न्यूज प्लस स्मार्ट पॉइंट्स और ओनली स्मार्ट पॉइंट्स बिकॉज एग्जाम के पहले कई बार ऐसा होता है कि वी वांटेड टू रीड ओनली स्मार्ट पॉइंट्स बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं. आप किसी भी ऑप्शन को चूज करके आपके अकॉर्डिंगली आप स्टडी कर सकते हैं. साथ ही अगेन आपको यहाँ पर डेली और वीकली बेसिस पर मॉक्स मिलेंगे बट यहाँ आपको डेली बेसिस पर 3 क्वेश्चंस पर न्यूज देखने को मिलते हैं और वीकली बेसिस पर 1 क्वेश्चन पर न्यूज. नाउ ये जो वीकली बेसिस के क्वेश्चंस होते हैं आपको डेली वाले क्वेश्चंस में से ही देखने को मिलते हैं. नाउ देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन बिटवीन दीस टू. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं. प्रो इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग यू फ्रॉम 360 डिग्री राइट. तो आपके लिए जो 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं हर न्यूज से वो 3 क्वेश्चंस को अलग अलग तरह से बनाया जाता है सो दैट हर न्यूज के हर एस्पेक्ट को आप अच्छे से कवर कर सके. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रो इज कि यहाँ पर आपकी गलती आप खुद ही करेक्ट करते हैं राइट. जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं ये आपको बार बार दिखाते जाएगा वही क्वेश्चन until you are not answering it correct right. ये दो फीचर्स हमारे पास में है. ऑल्सो आज के सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे जो हमारा वीकली सेशन होता है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं रिवाइज करते हैं वो हमारे डेली मॉक टेस्ट से लिए गए. ओके तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द question number 1 of the day. Within what time frame did the Kotak Mahindra Bank issue its first 2 digitally signed foreign portfolio investor license after receiving the required documentation? After every question I'll give you 5 seconds एक time so that you can just answer and everyone those who are watching me live or those who are watching me after the live session
make sure you answer in the comment section, in the chat section, because when you answer, you will get to know that how much you are able to retain. Okay, तो आपको बताना है कोटक महिंद्रा ने जो क्या टाइम फ्रेम था कोटक महिंद्रा के लिए, राइट, जब उन्होंने अपना लाइसेंस रिसीव करा था, डॉक्यूमेंटेशन रिसीव करे थे, तो आपको बताना है कितना टाइम उन्हें मिला था, कितने टाइम के अंदर अंदर उन्होंने पहले 2 डिजिटली साइंड एफपीआईज इशू किए थे, तो इट इज विद इन 24 आवर्स। तो कोटक महिंद्रा बैंक फर्स्ट कस्टोडियन बना है इंडिया का जिसने एफपीआई लाइसेंस को इशू किया है, और पूरा पूरा जो प्रोसेस है वो उसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू कंप्लीट करा है। एंड फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर ही उसने अपने 2 डिजिटल एफपीआई लाइसेंस को इशू कर दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी और सीईओ अशोक वासवानी जी है, टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, टेलीमानस एंड रिलेटेड इनिशिएटिव्स इन इंडिया, इसके रिगार्डिंग आपको मुझे बताना है कौन से स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट दिख रहे हैं। द नेशनल टेलीमेडिकल हेल्थ प्रोग्राम एंड टेलीमानस मोबाइल एप्लीकेशन वर लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2023. Second statement says, as of February 2, 2026, 36 states UTs have set up 53 telemental health assistance and networking across the state. Says the government has established a dedicated telemanas cell at the Armed Force Medical College, Pune, which of the statements given above are correct. Right? तो आपके पास कुछ statements है, आपको मुझे बताना है कौन से statements यहाँ पर correct हैं. I'm giving you 5 seconds. Quickly answer and make sure कि आप answer जरूर करें, क्योंकि तभी you will get to know that whether you are right or wrong. Okay? चलिए, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 2 एंड 3. So basically first statement is not correct because Telemanus is basically, it is actually in the 36 states have set up the 53 Telemanus cells. Telemanus का full form है Telemental Health Assistance and Networking Across the State. तो बेसिकली इसे लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 अक्टूबर 2024 को, जिससे कि हम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की क्वालिटी को एक्सेस कर सके, उसका इंप्रूवमेंट कर सके एंड केयर सर्विसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। 10th अक्टूबर इज एक्चुअली observed as a World Mental Health Day, and there are some Telemanus cell at the Armed Force Medical College पुणे, जहां पर गवर्नमेंट ने इसे एक डेडिकेटेड सेल को स्टैब्लिश किया है। Next है, within what time frame is the Advanced Anti-Drone Security System project at the VO चिदम्बरनार port scheduled to be completed? देखो इस पोर्ट के रिगार्डिंग ना एक और न्यूज आई थी रिसेंटली, अभी हमने जो सैटरडे को सेशन करा उसी में मैंने बताया था, इसको है ना एक रेटिंग मिली है फ्रॉम बी डबल ई एज वेल, राइट। वो रेटिंग क्या है, एंड देर आर सर्टेन 2 रेटिंग्स इधर बी डबल ई की तरह थ्रू मिली है, देर इज वन मोर रेटिंग जो इन्हें मिली है। आपको मुझे बताना है ये कौन सी रेटिंग है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रेटिंग। ओके, नाउ ये किस टाइम फ्रेम में एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना है कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो राइट आंसर इसका 3 मंथ के अंदर अंदर ये पहला पोर्ट होगा जो कि एडवांस एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम के इंप्लीमेंटेशन को इनिशिएट कर रहा है। इसकी इफेक्टिव रेंज होगी अप टू 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई हैज अनाउंस्ड टू इंक्रीज द कोलेटरल फ्री लोन लिमिट फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख फॉर स्मॉल बिजनेसेस ऑफ एमएसएमई, which of the following best defines a collateral free loan as applicable to business borrowers? राइट, आपको मुझे बताना है कि ये जो पर्टिकुलर लोन है वो किसके लिए, मतलब अगर हम कोलेटरल फ्री लोन को डिस्क्राइब करना चाहें तो इनमें से क्या एग्जैक्टली करेक्ट डेफिनेशन होगी। So, option number A is a loan where the borrower must place immovable property as a security. A loan offered only after the full repayment of the previous borrowing. A loan provided exclusively to government registered enterprises. A loan granted without pledging any asset as security. A loan that requires a guarantor and a fixed asset mortgage. The right answer is iska, a loan granted without pledging any asset as security. Right? तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कोलेटरल फ्री लिमिट को एमएसएमईज के लिए जो है स्मॉल बिजनेस उनके लिए 20 लाख रुपए तक कर दिया है, और ये सभी लोन्स के लिए जितने भी स्मॉल बोरोवर्स हैं, ठीक है, उनके लिए एप्लीकेबल होगा जो रिन्यू हुए हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल। नाउ कोलेटरल फ्री बिजनेस लोन जो है ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जो कि लेंडर्स के द्वारा ऑफर किए जाते हैं, इस पे किसी भी तरह का मॉर्गेज नहीं होता है। अब एमएसएमई में माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके लिए कुछ क्लासिफिकेशन है। अगर हम माइक्रो एंटरप्राइज की बात करें तो इसका इन्वेस्टमेंट जो है शुड नॉट एक्सीड 2.5 करोड़ रुपीस, टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर होना चाहिए 100 करोड़ तक। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ है और टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ तक होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज।
मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अग्नि 3 मिसाइल के रिगार्डिंग आपको मुझे बताना है कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। इट इज एन intermediate range ballistic missile test fired from Pokhran range, Rajasthan. It has a strike range of 3000 to 3500 km and has been in service with India's Strategic Force Command since 2011. It is designed primarily as nuclear delivery system with an estimated warhead yield of 200 to 300 kilotons. आपको मुझे बताना है इनमें से कौन से statements incorrect हैं. Okay, so let us see that how many of you have answered it correct. Quickly answer me in the live chat or in the comment section अगर आप सेशन के बाद देख रहे हैं तो राइट आंसर है ओनली पी इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि इसे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर से इसे रिसेंटली कंडक्ट किया गया है. एंड IRBM इज नथिंग बट इट इज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. 3000 to 3500 किलोमीटर का स्ट्राइक रेंज है. ये सर्विस में है विद इंडियाज SFC सिंस 2011. इसकी पेलोड कैपेसिटी है 1500 किलोग्राम एंड एस्टिमेटेड वॉर हेड इल्ड है 200 to 300 किलोटन. लेंथ इसकी 16.7 मीटर है, डायमीटर 2 मीटर है और वेट है 48,300 किलोमीटर. राइट, इसमें स्ट्रैप डाउन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का यूज किया जाता है जो जीपीएस के द्वारा सपोर्ट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस एज योर आंसर. राइट, तो आपको यहाँ पर डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क है उसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं. So statement 1 says it will reward banks that manage risk better by giving them a discount of up to 42.5%. All banks now pay the same premium of 12 paise for every 100 rupees of accessible deposit, regardless of how risky or well managed they are. Banks with a stronger financial health and better governance will pay lower premium, while riskier banks will pay more. Bank will be grouped into 4 risk categories A, B, C, D, with the category A bank being considered the safest one. Depositors having more than 5 lakh in their accounts have no legal recourse to recover funds in case of a bank collapses. Right? So यहाँ पर आपको right बताना है कि कौन सा incorrect statement है. तो first statement is not correct. तो basically यहाँ पर देखिए, सो बेसिकली यहाँ पर जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क है उसे इशू किया गया है जिससे कि हम रिस्क को बेटर मैनेज कर सके. राइट, तो यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 33.3% का, जिसमें 8 पैसा पर 100 रुपीज बीइंग द लोवेस्ट वन. सारे बैंक्स अब 12 पैसा पर 100 रुपीज पे करेंगे प्रीमियम, और DICT ने सजेस्ट करा है कि अब रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क को अप्लाई किया जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल. बैंक्स जिनके स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल हेल्थ और बेटर गवर्नेंस है वो लोअर प्रीमियम दे सकते हैं, रिस्कियर बैंक को ज्यादा देना पड़ेगा. 4 कैटेगरीज है APCD. ए सेफेस्ट है जिसको 8 पैसा पर 100 रुपीज ऑफ डिपॉजिट, बी को 10 पैसा, सी को 11 पैसा एंड 12 पैसा जो है वो डी बैंक्स को दिया जाएगा, कैटेगरी डी बैंक्स को देना होगा. नाउ रिस्क असेसमेंट को बेसिकली जो भी फाइनेंशियल डेटा का ऑडिट किया जाएगा, सुपरवाइजरी रेटिंग होगी, उसके बेसिस पर रिस्क असेसमेंट किया जाएगा. नाउ व्हाट इज अ डिपॉजिट इंश्योरेंस? बेसिकली एक तरह का प्रोटेक्शन कवर. अगर बैंक डिपॉजिट में किसी भी तरह का लॉस होता है तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है. तो बेसिकली अगर कोई भी बैंक फाइनेंशियली फेल होता है एंड हैज नो मनी कि वो अपने डिपॉजिटर को दे सके तो उसको लिक्विडेट करना होगा. करंटली डिपॉजिटर्स जो है मैक्सिमम 5 लाख पर अकाउंट जो है उसे इंश्योरेंस कवर के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं, जिसे प्रोवाइड करता है DICGC. एंड अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा उस अकाउंट में है तो देयर इज नो लीगल रिकोर्स कि आप उसका रिकवर कर सकते हो. राइट, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश चौहान ने कितने गोल्ड मेडल्स को जीता है इन द इंडो मलेशिया योगा चैंपियनशिप जो कुआलालंपुर में हुई थी 17 जनवरी से 20 जनवरी तक. राइट, तो आपको बताना है कितने गोल्ड मेडल्स प्रकाश चौहान जी ने जीते थे. क्विकली आंसर. राइट आंसर इसका 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं. फर्स्ट पोजीशन ट्रेडिशनल योगा, आर्टिस्टिक योगा एंड रिदमिक योगा कंपटीशन में जीती है उन्होंने. एंड इसे ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड योगा स्पोर्ट्स एजुकेशन काउंसिल इन कुआलालंपुर मलेशिया. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एलिट वुमेन 63 किलोग्राम टाइटल किसने जीता है विद द टोटल लिफ्ट ऑफ 221 किलोग्राम एट द नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो मोदी नगर में हुई थी. तो इसका राइट आंसर है निरुपमा देवी जी ने इस पर्टिकुलर टाइटल को जीता है. तो यहाँ पर निरुपमा देवी जी ने क्लीन एंड जर्क एंड टोटल रिकॉर्ड्स एंड को जीत करके एलिट वुमेन 63 किलोग्राम क्राउन जीता है.
विदुस्मिता भॉय ये ओडिशा से हैं। शी हैज सेट 3 रिकॉर्ड्स व्हाइल क्लेमिंग जूनियर टाइटल। इसी के साथ एलिट वुमेन्स डिवीजन में ब्रॉन्ज भी जीता है। निरुपमा देवी के बाद दितुमणि सोनोवाल, विदुस्मिता एंड जूनियर सेक्शन में विदुस्मिता भॉय इज फॉलोड बाय दृष्टि जो हरियाणा से है, भूमिका मोहिते जो महाराष्ट्र है। यूथ सेक्शन में गोल्ड जीता है करंगी थरंगिनी ने, सिल्वर जीता है लूना सोनवाल जी ने और ब्रॉन्ज जीता है साध्वी चौधरी ने। नेक्स्ट आता है फॉरेन एसेट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम फास्ट डीएस स्कीम के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताने हैं। ये बजट में अभी रिसेंटली प्रपोज की गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट इट इज अ वन टाइम 6 मंथ डिस्क्लोजर स्कीम जो कि स्मॉल टैक्स पेयर्स को हार्श एक्शन से प्रोटेक्ट करती है। Under the Black Money Undisclosed Foreign Income and Asset Act 2015, it will only applicable when such taxpayers voluntarily disclose foreign assets and pay the prescribed tax or fee. The disclosure by the taxpayer must be made in Schedule FA, Foreign Assets and Income Tax, Income in Schedule FSI, that is a foreign source income of ITR 2 or ITR 3. आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है। Only P and Q, only Q and R, only P and R, all of these are correct, none of these are correct. ओके, तो राइट आंसर है हमारा ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए, यूनियन बजट में फॉरेन एसेट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम को रिसेंटली प्रपोज किया गया है। ये 1 मंथ का 6 महीने का डिस्क्लोजर स्कीम है, वन टाइम सॉरी, ओके, जिसमें जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है उनको हम किसी भी तरह के हार्श एक्शन से बचा सके, जो कि ब्लैक मनी एक्ट और के अंतर्गत लगाए जाते हैं। तो इनको यहाँ पर उससे बचने के लिए अपने फॉरेन एसेट्स को वॉलंटरी डिस्क्लोज करना पड़ेगा और जो भी टैक्स फी है वो पे करना पड़ेगा। दो कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स पे एप्लीकेबल होगी, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए में ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने अपनी ओवरसीज जो इनकम है या एसेट्स है उसको डिस्क्लोज नहीं करा है और एसेट वैल्यू उनकी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो 30% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट और 30% ऑफ द डिस्क्लोज इनकम एज अ टैक्स और एंड 30% एज अ एडिशनल इनकम टैक्स। तो ये अगर आपको प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी चाहिए तो इस तरह से पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। नाउ कैटेगरी 2 में जो है ऐसे इंडिविजुअल्स आते हैं जिन्होंने अपनी ओवरसीज इनकम को डिस्क्लोज कर दिया है बट ड्यू टैक्स जो है वो अभी तक नहीं भरा है एक्वायर्ड एसेट का। तो एसेट वैल्यू उनकी 5 करोड़ तक है, तो ये पेनल्टी ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है पेमेंट अगर पे करेंगे तो उसमें आपको फी देनी पड़ेगी 1 लाख रुपीज। नाउ ऐसे टैक्स पेयर्स जो उनको क्या करना होगा, अपने फॉरेन बैंक अकाउंट्स, ओवरसीज शेयर्स, ईसॉप्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट्स एंड एवरीथिंग दे हैव टू डिस्क्लोज पूरी तरह से। और डिस्क्लोजर जो है वो शेड्यूल्ड फॉरेन एसेट्स एंड इनकम इन शेड्यूल्ड फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 के अंतर्गत करेंगे। फाइनेंशियल बिल 2026 भी यहाँ पर बोलता है कि जो माइनर्स है जिनका एसेट अप टू 20 लाख रुपीज है उनको थोड़ा रिलैक्सेशन हम दे सकते हैं। अगर टैक्स पेयर 6 महीने की विंडो स्किप कर देता है तो बेसिकली जो ब्लैक मनी एक्ट के अंदर जो भी प्रोसिक्यूशन है वो प्रॉपरली पूरी तरह से एप्लीकेबल होंगे, जिसमें पेनल्टी होगी हर साल फॉर नॉन डिस्क्लोजर 10 लाख रुपए देने होंगे एंड देयर इज अ जेल टर्म ऑफ 7 years एज वेल। ओके, now consider the following statements regarding the RBI's proposed compensation framework for online fraud victims. The maximum compensation payable by RBI is capped at 25,000 rupees. Both the victim and the bank will bear 15% of the transaction value. आरबीआई को रिमेनिंग जो अमाउंट है वो उसकी नेशनल सिक्योरिटी फंड से पे करना होगा। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। क्विकली आंसर व्हाट आर द स्टेटमेंट्स अबव आर इनकरेक्ट और इज इनकरेक्ट। राइट आंसर इसका ओनली 3 इज नॉट करेक्ट। बेसिकली आरबीआई के पास ना एक यहाँ पर डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड होता है, तो वो वहां से इसको पे करेगी, नॉट फ्रॉम देयर ओन, राइट, खुद से नहीं पे करेगी, उस फंड से पे करेगी, राइट। तो ये हमको ध्यान रखना है। एंड जो विक्टिम ऑफ बैंक है उनको 15% का ट्रांजैक्शन वैल्यू बियर करना होगा एंड ये कंपनसेशन अप टू 25,000 रुपीज स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन लॉसेस के लिए दिया जाएगा। Under the proposed RBI guidelines, what changes has been suggested regarding the tenure of Kisan credit card? आपको मुझे बताना है कि क्या चेंजेस अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड। तो आपके पास ऑप्शन है क्विकली आंसर, मुझे आपको बहुत क्विकली आंसर करना है लाइव चैट में। एंड दोज हु आर जॉइनिंग अस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अभी अभी आपने ज्वाइन करा है, तो हमारा डेली मॉर्निंग में 9 AM पर करंट अफेयर्स क्लासेस होती है मंडे टू सैटरडे and every Saturday we revise the current affairs of that particular week in the question answers format and this is the second week का हमारा जो भी हमने second week में डिस्कस करा उसका करंट अफेयर्स उसे हम डिस्कस कर रहे हैं।
So make sure you subscribe us, because if you don't subscribe us, you will not get the notifications and you will not get important notification of the sessions, right? So right answer is का extension from 5 years to 6 years. तो बेसिकली आरबीआई ने यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे रिवाइज करा है स्कीम के लिए। इसमें क्रॉप सीजन का स्टैंडर्डाइजेशन करा है, टेन्योर को 6 years तक कर दिया है, एंड ड्रॉइंग लिमिट जो है वो स्केल ऑफ फाइनेंस के साथ में अलाइन की गई है फॉर ईच क्रॉप सीजन, एंड जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के एक्सपेंसेस है उसे भी इसमें इंक्लूड किया गया है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसे 1998 में नाबार्ड के द्वारा एक मॉडल स्कीम बेस्ड जो मॉडल था उसी पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसे रिकमेंड किया गया था आरवी गुप्ता कमेटी के द्वारा। एसबीआई के अकॉर्डिंग कोलेट्रल जो है वो केसीसी लिमिट पे अप टू 2 लाख रुपीज एंड अप टू 3 लाख रुपीज जो है वो वेव ऑफ कर दिया गया है, एंड देयर इज अ 3% इंटरेस्ट सबवेंशन जो कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव होता है अप टू 3 लाख। नाउ आईआईटीएम यूनिकॉर्न फ्रंटायर फंड इसे लॉन्च किया गया है जिससे कि डीप टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाए। तो क्या स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है? क्विकली आंसर, दिस इज योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर मी वेरी क्विक, ओके? इफ यू डोंट आंसर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं, ओके? चलिए, तो राइट आंसर है इसका 600 करोड़ रुपीज का बेस्ट कॉर्पस है और 400 करोड़ रुपीज का ग्रीन शू ऑप्शन है। तो यहाँ पर इन्होंने आईआईटीएम यूनिकॉर्न फ्रंटायर फंड जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च करा है 1000 करोड़ का, और इसमें जो बाइफर्केशन है वो है 600 करोड़ रुपीज बेस कॉर्पस है और ग्रीन शू ऑप्शन के लिए 400 करोड़ रुपीज रखे हैं। बेसिकली इनको क्या करना है, एक पोर्टफोलियो बनाना है 24 आईपी लेड इंजीनियरिंग इंटेंसिव स्टार्टअप्स का, और इसमें शेयर होगा कॉर्पस का 60% फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट और बेस 40% फॉर रिजर्व फॉर द फॉलो अप राउंड्स। नाउ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन को एफर्ट्स को गोवा में स्ट्रेंथन अप करने के लिए किसके साथ में गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एमओयू साइन करा है? ओके, क्विकली आंसर, विथ whom गोवा डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज साइंड एमओयू? क्विकली आंसर। चलिए, तो राइट आंसर होगा इसका बेसिकली रेस्क्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है? तो बेसिकली बर्ड एटलस ऑफ गोवा जो कि 9th बर्ड फेस्टिवल यहाँ पर देखें, वहां पर रिलीज ड्यूरिंग दैट फेस्टिवल इट वाज रिलीज्ड, और इसका थीम था मैजेस्टिक महादेवी। गोवा सेकंड स्टेट बना है जिसने अपना कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल बर्ड एटलस जो है वो रिलीज करा है। पहला केरला था। बर्ड ऑफ गोवा कोंकणी नॉमेनक्लेचर ओलक सुकन्याची, इसे भी फेस्टिवल के दौरान रिलीज किया गया है। इसमें 322 लैंड बर्ड्स है एंड 17 पेलेजिक बर्ड्स है अक्रॉस 370 स्क्वायर किलोमीटर। गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेस्क्यू चैरिटेबल ट्रस्ट ने मिलकर के ये एमओयू साइन करा है। गोवा की कैपिटल है पणजी, सीएम है प्रमोद सावंत जी और गवर्नर है पूषापति अशोक गजपति राजू। Which foreign university signed MOU with 19 Indian Institute of Technologies to promote the cooperation in green energy and hydrogen research? क्विकली आंसर, किस फॉरेन यूनिवर्सिटी ने ये एमओयू साइन करा है 19 आईआईटीज के साथ में जिससे ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन रिसर्च में कॉपरेशन को प्रमोट कर सके? तो राइट आंसर है इसका यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगेन। तो बेसिकली डीएसटी ने इंडिया नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च करा है। इसका एम है कि हम एक बायोलेटरल कॉपरेशन बना सकें ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग में। इसी के साथ में डॉक्टरल रिसर्च, डॉक्टरल स्टूडेंट्स को, पोस्ट डॉक्स फैकल्टी को एक्सपोजर मिलेगा हाइड्रोजन इकोसिस्टम का नेदरलैंड्स में, राइट? सो नेदरलैंड की आपको मुझे कैपिटल बतानी है, द कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेदरलैंड, ओके? एंड करेंसी भी बता दीजिएगा, दैट विल बी ग्रेट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड पीडब्ल्यू फाउंडेशन है, इनके बीच में एमओयू हुआ है। इसके थ्रू जो बेनिफिट दिया जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली कितने स्टूडेंट्स को एनुअली बेनिफिट दिया जाएगा थ्रू फ्री ऑनलाइन कोचिंग? आपको मुझे बताना है यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये बेनिफिट देगा। क्विकली आंसर, दिस इज योर क्वेश्चन। चलिए, राइट आंसर होगा इसका 5000 to 15,000 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखें तो बेसिकली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उन्हें एम्पावर करने के लिए इस एमओयू को साइन करा है जिससे कि हम फ्री हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर सकें बेनिफिशियरी जो कि एससी, ओबीसी और पीएम केयर से आते हैं एनुअल बेसिस पर।
पीडब्ल्यू फाउंडेशन नोएडा बेस्ड है, फाउंडर अलक पांडे हैं एंड एस्टेब्लिशमेंट 2020 में हुआ था। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है टिकमगढ़ मध्य प्रदेश। और एमओएस इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रामदास अठावले जी एंड बी एल वर्मा जी। Next is which organization launched the beta version of Model Context Protocol Server for e-सांख्यिकी पोर्टल। तो ई सांख्यिकी नाम से ही समझ में आता है कि नंबर से रिलेटेड कुछ है, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसका बीटा वर्जन लॉन्च करा है? तो इट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एसपीआई के अंतर्गत आती है, इन्होंने सर्वर जो पर्टिकुलर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर है वो लॉन्च करा है ई सांख्यिकी पोर्टल के लिए। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एक तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूजर्स को डायरेक्टली डेटा सेट के साथ कनेक्ट करती है थ्रू देयर ओन एआई टूल्स एंड एप्लीकेशन। 7 डेटा प्रोडक्ट्स जो इंक्लूड किए गए हैं बीटा वर्जन में, जिनमें मोर डेटा सेट्स जिन्हें ऐड किया जाएगा आने वाले समय में। तो एनएसओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन है प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदिकर। नेक्स्ट आते हैं हमारा ऑफशोर एरियाज मिनरल रूल्स 2026, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। हाउ मेनी डेज इन एडवांस मस्ट कंपनीज ऑब्टेन प्रायर क्लियरेंस from Central Board of Indirect Taxes and Customs for direct export of minerals from offshore areas। आपको मुझे बताना है कितने डे का एडवांस जो है कंपनीज को एडवांस में अपना क्लियरेंस लेना पड़ेगा सीबीआईसी से, जिससे ये मिनरल्स को ऑफशोर एरिया से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सके। क्विकली आंसर व्हाट इज द राइट आंसर हियर? राइट आंसर है एटलीस्ट 7 days बिफोर एक्सपोर्ट आपको क्लियरेंस लेना ही होगा। तो सेंटर ने नोटिफाइड कर दिए रूल्स, जिससे कि हम माइनिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपोर्ट को जो मिनरल्स इंडिया के ऑफशोर एरियाज पे एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी बढ़ा सके। ये रूल्स इशू किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। जल्दी से बता दीजिए हु इज द मिनिस्टर ऑफ माइंस। एंड ये 3 फरवरी ऑनवर्ड्स इफेक्ट में आएंगे। सारे ऑफशोर मिनरल्स पे ये एप्लीकेबल होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोकार्बन के अलावा ये सभी पर एप्लीकेबल होंगे। मेन एम यही है कि हमें ऑफशोर ब्लॉक्स में जो भी अनऑथराइज ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, स्टोरेज किया जा रहा है लीगल वे में, लीगल माइनिंग की जा रही है, उससे हमें प्रिवेंट करना है। और इसीलिए ऑफशोर एरिया से अगर आपको डायरेक्टली मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना है तो 7 दिन पहले आपको, एक्सपोर्ट के 7 दिन पहले सीबीआईटी और कस्टम से क्लियरेंस लेने की रिक्वायरमेंट है। ऑफेंडर्स अगर ये नहीं करते हैं तो जो ऑफेंडर्स होंगे उन्हें 5 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 50 लाख से 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। एंड अगर ये कंटिन्यू ऑफेंस चलता रहेगा तो 5 लाख पर डे आपको एडिशनल पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम दिस 2 पेनल्टी, राइट। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट, नेवा का फुल फॉर्म बताना है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि पेपरलेस लेजिस्लेटिव प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई की गई है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? कौन सा राइट आंसर होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेवा? नेवा का फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो जो हमारे लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी, उन्होंने इसे बिहार असेंबली में अनवील करा है, जिससे कि हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस को पेपरलेस बना सकें। तो ये क्या करेगा? एक ऐसा वर्कफ्लो सिस्टम है जो कि एनआईसी क्लाउड पर डिप्लॉय किया जाएगा। जितने भी लेजिस्लेटिव बिजनेस है उनको पेपरलेस मैनर में कंडक्ट किया जाएगा। तो जो लेजिस्लेटिव थीम थी, जो लेजिस्लेटर को उन्होंने एड्रेस करा था, उसकी थीम थी एम्पावर्ड लेजिस्लेटर्स स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इसी के साथ में बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑलरेडी नेवा प्लेटफॉर्म को नवंबर 2021 में अडॉप्ट कर चुकी है और ये फर्स्ट लेजिस्लेटर बना है जिसने ये नेवा प्लेटफॉर्म अडॉप्ट किया था। बिहार की कैपिटल पटना है, सीएम नीतीश कुमार जी है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी है। यूनियन बजट में आप देखें तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 अनाउंस किया गया। व्हेन वाज द आईएसएम 1.0 अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट? जून, दिसंबर, जून 2021, दिसंबर 2021 और जून 22। तो राइट आंसर है इसका दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है 1.0 अप्रूव किया गया था। 2.0 अभी रिसेंटली अप्रूव करा है बजट में और ये फोकस करेगा कि हम इंडिया में ही सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स को प्रोड्यूस करें। इसका आउटले 1000 करोड़ रुपीस रखा गया है और एज पर इंडस्ट्री एस्टिमेट्स जो साइज है इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट का, दैट इज $38 बिलियन इन 2023 एंड $45 to $50 बिलियन इन 2024-25। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इट विल बी रीचिंग बाय 2030 $100 to $110 बिलियन। एंड अगर हम आईएसएम 1.0 देखें तो ये दिसंबर 2021 में अप्रूव किया गया था, जिसका आउटले 76,000 करोड़ रुपीस है। एज ऑफ दिसंबर 2025 10 प्रोजेक्ट्स जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट 1.6 लाख करोड़ रुपीस है, इसे 6 स्टेट्स में अप्रूव किया गया है। एंड ये 6 स्टेट्स है गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स रूल 2026 जो अभी आए हैं,
राइट। उसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर चाइल्ड जो दिया जाने वाला है उसे रिवाइज किया गया है। तो जो नया अमाउंट दिया जाएगा वो कितना है? क्विकली आंसर व्हाट इज द न्यू अमाउंट, रिवाइज्ड अमाउंट विच इज इन द न्यू टैक्स रूल्स हैड बीन प्रपोज्ड। क्विकली आंसर, यू हैव 5 seconds टू आंसर। क्विकली आंसर व्हाट इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये वाला जो सेशन है ना, इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बिकॉज वन, यूनियन बजट के काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से, नेशनल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। राइट, तो क्विकली आंसर मी, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका 3000 रुपीज पर मंथ। बेसिकली अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रूल्स भी जो नए टैक्स रूल्स आए उसके अंदर रिड्यूस कर दिए गए हैं। फॉर्म्स को 190 कर दिया गया है। नए फॉर्म्स जो है वो उसमें प्रीफिल कैपेबिलिटीज फीचर आएगा। सिंगल टैक्स ईयर, जैसे हम जब टैक्स भरते हैं, इफ यू नो दैट, इफ यू फिल द टैक्स, तो आप देखते होंगे वहां पे दो तरह के ऑप्शन आते थे, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर मॉडल। तो इसको हमने अब जो ग्लोबल लेवल पे टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट है उस पे ट्रांजिशन कर दिया है। नाउ देयर आर सम अलाउंसेस जो कि यहाँ पर दिए जाते थे, उसमें एक इंक्रीज देखा गया है। फर्स्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 3000 पर मंथ, जो पहले 1000 था, 100 रुपीज था। एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस जो है उसे 9000 पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया गया है, जो 300 रुपीज। इसी के साथ में 50% एचआरए टैक्स एग्जेम्पशन प्रपोज किया गया है। एंड रूल 15 में आप देखेंगे तो टैक्स फ्री आइटम्स जो थ्रेशोल्ड उसके लिमिट उसे अपडेट कर दिया गया है। तो लिमिट जो है टैक्स फ्री लोन्स टू एम्प्लॉय इसे 2 लाख रुपीज तक कर दिया गया है, जो पहले 20,000 हुआ करती थी। स्मॉल बिजनेस के लिए सेक्शन 44AD के अंदर जो थ्रेशोल्ड था उसे इंक्रीज कर दिया गया है 3 करोड़ रुपीज। एंड प्रोफेशनल्स जो सेक्शन 44ADA के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर उसे 75 लाख रुपीज कर दिया गया है। बट द ओनली कंडीशन हियर इज कि प्रोफेशनल्स जो है उनका 95% ट्रांजेक्शन डिजिटली होना चाहिए। क्लेम्स फॉर्म नंबर 44 के थ्रू जो आप कर सकते हैं, अब उनको सीए के द्वारा जो है मैंडेटरी वेरिफिकेशन करना होगा, या अगर उनका 1 लाख से ज्यादा का क्लेम हो रहा है तो उनको यहाँ वेरिफिकेशन सीए के द्वारा करवाना ही होगा। नाउ, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे जो कि 9 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया है, इसकी थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे? तो राइट आंसर इसका एपिलेप्सी प्लेज। नेक्स्ट है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, जो रिसेंटली न्यूज में है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? क्विकली आंसर, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो राइट आंसर इसका गुजरात। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, पूनट संगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि भूटान में है, इसकी कैपेसिटी क्या है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पूनट सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? क्विकली आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर हियर? 1020 मेगावाट इज द राइट आंसर। जामरानी धाम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में बेस्ड है, इसे कौन सी रिवर पे बनाया जा रहा है? ओके, कौन सी रिवर पे बनाया जा रहा है? क्विकली आंसर, जमरानी धाम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। और आपको ये पता होना चाहिए कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये किस रिवर पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है गोला रिवर पर। नेक्स्ट है, कौन से ईयर में पीएफसी दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 52.63% स्टेक को आरईसी में एक्वायर किया था एंड उसको सब्सिडरी बनाया था? क्विकली आंसर, कौन से ईयर में पीएफसी ने 52.60% स्टेक एक्वायर करे हैं? तो राइट आंसर इसका 2019। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, देवभूमि परिवार योजना। तो इसके रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं? उत्तराखंड कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है बेसिकली इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सो दैट हम ऐसी फैमिलीज जो कि स्टेट में रिसाइड कर रही है उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकें। कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली डेटाबेस को क्रिएट किया जाएगा और हर फैमिली को एक यूनिक फैमिली आईडी असाइन की जाएगी। स्टेट कैबिनेट ने डिसाइड करा है कि वो कंपनसेशन को इंक्रीज करेगी 4 लाख से 6 लाख रुपीस तक, जिनकी फैमिली से इंडिविजुअल जिन्होंने अपनी लाइफ जो है वो खो दी है डिजास्टर में। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। तो देवभूमि परिवार योजना से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है? ओनली आर। बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर जो कंपनसेशन है वो 4 लाख रुपीज से 5 लाख रुपीज कर दिया गया है। इवन जो ओनर्स फुली डैमेज पक्का मकान के थे उन्हें भी 5 लाख रुपए मिलेंगे असिस्टेंस के लिए। कच्चा टेम्पररी हाउसेस के लिए रिलीफ फंड 1 लाख रुपीस तक का मिलेगा। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून एंड गैरसैंण। सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। एज पर द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, इंडिया की पोजीशन 4 स्लॉट से इंप्रूव हुई है। अब मुझे बताना है कि वो कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है इंडिया अभी। ओके, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्विकली आंसर, कौन सी पोजीशन पे इंडिया अब है?
ओके, तो राइट आंसर है इसका 45th पोजीशन। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जैसे कि पोर्टलेंस इंस्टीट्यूट ने रिलीज करा है, इसमें इंडिया का स्कोर 54.43 आउट ऑफ 100 है। एंड इंडिया की फर्स्ट रैंक आई है एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, एआई साइंटिफिक पब्लिकेशंस, आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड ई कॉमर्स लेजिस्लेशन। सेकेंड रैंक है एफटीटीएच बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद इन द कंट्री एंड इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ। और थर्ड रैंक है डोमेस्टिक मार्केट स्केल एंड इनकम इनइक्वलिटी की। इंडिया की रैंक सेकंड है इन द ग्रुप ऑफ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। ये सारी रैंक है अभी फिलहाल के लिए जो 4 स्लॉट से टोटल ओवरऑल जो इसकी रैंक है वो हो गई है 45th। नेक्स्ट है यहाँ पर एज पर द वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव बाय इंडियन आर्मी, आपको मुझे बताना है कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो इंडियन आर्मी एडवेंचर विंग has set a world record by achieving the largest single day summit of Mount Everest by one organization. A total of 50 climbers and 25 Sherpa guides reached the summit during the spring 2025 climbing season. The record certified by official world record was achieved during the Indian Army Silver Jubilee Everest। आपको मुझे बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। ओके, ओनली पी, ओनली क्यू एन आर, ओनली क्यू, ओनली पी एन आर, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट आंसर इसका ओनली क्यू इज नॉट करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर 49 क्लाइंबर्स एंड 29 शेरपास हैं, दोज हु आर एक्चुअली रीचिंग टॉप ड्यूरिंग द स्प्रिंग क्लाइंबिंग सीजन। इस रिकॉर्ड को अचीव किया गया था ड्यूरिंग इंडियन आर्मी सिल्वर जुबली एवरेस्ट एक्सपीडिशन, जिसे ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा सर्टिफाई किया गया है। इसे कैरिड आउट किया गया था वाया साउथ कॉल रूट एंड ऑपरेटर लॉजिस्टिकली सपोर्ट जो है इसे 7 समिट ट्रैक्स के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम AAW एक्सपेडिशन देखें तो इसे मनोज जोशी जी लीड कर रहे थे, इसमें 22 इंडियन आर्मी क्लाइंबर्स थे। ओवरऑल एक्सपेडिशन कोऑर्डिनेशन को चांग दावा शेरपा के द्वारा संभाला जा रहा था। मिंगपा शेरपा जो है ग्रुप ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे थे। हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी का न्यू दिल्ली में, चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, वाइस चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डॉक्टर लेड AI प्रो पावर्ड हेल्थ केयर ecosystem which is launched by India for round the clock health monitoring। जल्दी बताइए कौन सा फर्स्ट डॉक्टरेट AI पावर्ड हेल्थ केयर सिस्टम है जिसे अभी रिसेंटली लॉन्च किया है राउंड द क्लॉक हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। तो राइट आंसर इसका आई लिव कनेक्ट। तो इंडिया ने अपना पहला आई लिव कनेक्ट जो लॉन्च करा है, ये एक तरह का वेरिएबल बायोसेंसर पैच है जो आप रिस्टबैंड पे लगा सकते हो और जितने भी आपके वाइटल सेंसेस हैं उसको ये ट्रैक करेगा। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो जल्दी से एक नोटिफिकेशन डॉक्टर्स के पास जाएगा जो कंटिन्यूअसली इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो एफडी और सीई ने अप्रूव करा है कि इन जो डिवाइसेस है इनको आप चेस्ट और रिस्ट पे पहन सकते हो। और डॉक्टर राहुल चंदोला जी जो कि एक कार्डियोथोरैसिक सर्जन है, इन्होंने ही आई लाइफ कनेक्ट का फाउंडेशन रखा है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एक गवर्निंग पार्टी है प्राइम मिनिस्टर सनाई तकैची की। तो बेसिकली इन्होंने 2/3 सुपर मेजोरिटी अभी जो इलेक्शंस हुए थे उसमें अचीव करा है। आपको मुझे बताना है ये कौन सी कंट्री की गवर्निंग पार्टी है। ओके, which country is having this party, liberal democratic party, and having the prime minister सनाई तकैची। ओके, क्विकली आंसर, नाम से ही समझ में आ रहा है सनाई तकैची जो कि जापान से। तो जापान की टोक्यो टोक्यो कैपिटल है, येन करेंसी है, पीएम है सनाई तकैची। और ये फर्स्ट फीमेल पीएम बनी है अक्टूबर 2024-25 में। According to US Green Building Council, India ranked second globally in LEED certified building space in 2025. What was the total gross square meters of the certified space recorded by India? ओके तो आपको मुझे बताना है कि टोटल ग्रॉस स्क्वायर मीटर्स जो है जो कि स्पेस सर्टिफाइड स्पेस रिकॉर्ड करी है इंडिया की, उसमें कितना स्पेस आया है। और इंडिया की रैंक सेकंड है ग्लोबली आउटसाइड द यूएस। लेकिन आउटसाइड द यूएस विच इज द फर्स्ट कंट्री जो कि लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग स्पेसेस में रैंक करी है टॉप, ये आपको मुझे एक बताना है अभी के अभी। राइट, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर 16 मिलियन स्क्वायर मीटर जीएसएम सर्टिफाइड स्पेस रिकॉर्ड की गई है। तो फर्स्ट तो कंट्री है वो चाइना है जिसमें 26 मिलियन जीएसएम है। वियतनाम भी टॉप 10 में आया है, इसने अपना डेब्यू करा है। अभी जो लीड रैंकिंग बात करें, ये एक तरह का रेटिंग सिस्टम होता है जो यूएसजीबीसी के द्वारा डेवलप किया गया है, जो बिल्डिंग्स को उनके एनवायरमेंटल परफॉर्मेंसेस और सस्टेनेबल फीचर्स के बेसिस पर यहाँ पर इवेल्युएट करता है एंड रैंकिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इंडिया का अंडर 19 वुमेन्स फुटबॉल टीम जिसे लीड करें जूलन नोंग मैथम जी। इन्होंने 7th साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप को जीता है।
ये पोखरा रंगशाला स्टेडियम नेपाल में हुआ था। आपको मुझे बताना है इन्होंने कौन सी को विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू क्लेम द टाइटल, कौन सी टीम को यहाँ पर डिफीट करा है? तो इट इज बांग्लादेश जिसे इन्होंने डिफीट करा था। तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और टॉप गोल स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट अल्पी अटकर जी हैं। बेस्ट गोलकीपर अवार्ड मुन्नी को मिला है एंड फेयर प्ले अवार्ड इंडियन टीम को। हेडक्वार्टर ऑफ साफ है ढाका बांग्लादेश, प्रेसिडेंट है काजी मोहम्मद सलाउद्दीन और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1997। अच्छा, 4 पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे यहाँ पर, बांग्लादेश, भूटान भूटान, इंडिया और नेपाल। ये ध्यान रखना है। नेपाल की करेंसी बता दो जल्दी से। नेपाल की करेंसी के साथ में आप मुझे यहाँ पर भूटान की भी करेंसी बता दीजिए और इसी के साथ में आप मुझे बांग्लादेश की भी करेंसी। ये सारी आपको मुझे अभी करेंसीज यहाँ पर चैट बॉक्स में बतानी है। प्राइम मिनिस्टर अनुतिन चारनेवरकुल जो है एंड इनकी कंजर्वेटिव भूम जय थई पार्टी जो है, इन्हें विक्ट्री मिली है इन स्नैप जनरल इलेक्शन जो कि 8 फरवरी को हुए थे। ये इलेक्शन किस कंट्री में हुए थे? ओके, जल्दी बताइए कौन से इलेक्शन, बेसिकली कौन सी कंट्री में इलेक्शंस हुए हैं, जल्दी बताइए क्विकली। तो ये हुए थे थाईलैंड में। थाईलैंड जो है इसकी कैपिटल और करेंसी मुझे आपको बतानी है। योटा डाटा सर्विस एंड डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन, ये अब भाषिनी के नेशनल लैंग्वेज एआई प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट करे हैं एंड के जो इंडिजीनियस सोवरेन एआई क्लाउड है उस पे माइग्रेशन करा है। ये प्लेटफॉर्म योटा गवर्नमेंट कम्युनिटी क्लाउड एंड शक्ति क्लाउड पे परफॉर्म करेगा या ऑपरेट करेगा, जिससे कि एक तरह की सिक्योरिटी, हमारा डेटा जो है इस टेरिटरी से बाहर नहीं जाएगा एंड सेफ रहेगा, क्योंकि सिंस ये हमारी टेरिटरी में, तो लीगल किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। तो आपको मुझे बताना है कौन से जीपीयू के द्वारा इसे पावर किया जा रहा है, राइट? विच जीपीयू, विच ऑफ द फॉलोइंग जीपीयू पावर्ड दिस प्लेटफॉर्म? ठीक है, तो राइट आंसर इसका एनवीडिया H100 जीपीयू। जीपीयू का फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली 11 प्लस इंडियन भाषिणी की बात करें तो ये रियल टाइम ट्रांसलेशन और वॉइस बेस्ड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इन 11 इंडियन लैंग्वेजेस, और इसमें मल्टीलिंगुअल असिस्टेंट कुंभ सहा एआई यक ये भी है। भाषिनी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, सीईओ अमिताभ नाग जी हैं। हेडक्वार्टर ऑफ योटा डाटा सर्विस मुंबई महाराष्ट्र है एंड चेयरमैन और को-फाउंडर है दर्शन हीरा नंदनी जी। Okay, again I'm telling you, those who are joining us for the very first time, make sure you all subscribe us, because if you don't subscribe, you will not be able to get the notification. And if you are very new to us, एवरी मॉर्निंग 9 AM पे मंडे टू सैटरडे हम लोगों का सेशन होता है जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं एंड एवरी सैटरडे हमारा वीकली रिवीजन सेशन होता है 9 PM पे। ओके, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब अस टू गेट ऑल द इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये एक एमओयू साइन करे हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, सो दैट ड्रग सेफ्टी, क्वालिटी एश्योरेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को हम स्ट्रेंथन अप कर सकें। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने एक एमओयू साइन किया है? क्विकली आंसर। इसे साइन किया गया है HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड के साथ में। इसी के साथ में जीएसपीसी के साथ में भी आईपीसी ने एमओयू साइन करा है, जिससे कि गोवा के अलग अलग एरियाज में हम लोग स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड कर सके। आईपीसी और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एक एमओयू साइन करा है, जिससे हम क्वालिटी प्रमोशन, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग के एरियाज में कोलैबोरेट कर सके। तो आईपीसी का हेडक्वार्टर गाजियाबाद में है। सेक्रेटरी कम साइंटिफिक डायरेक्टर डॉक्टर वी कलाई सेल्वन जी है और एस्टेब्लिशमेंट इसका 2005 में हुआ था। क्यूसीआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन जक्से शाह जी हैं। सेक्रेटरी जनरल चक्रवर्ती टी कानन जी हैं। एस्टेब्लिशमेंट 1997 में हुआ। और हाइट्स का हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है। सीईओ बेनी जोसेफ जी। नेक्स्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन करा है, जिससे कि बेसिकली पैसेंजर फ्रेंडली कैब सर्विसेज को उसके एयरपोर्ट पे प्रोवाइड कर सके और रेगुलेशन कर सके। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये एमओयू साइन किया गया है? ये साइन किया गया है भारत टैक्सी, जो कि फर्स्ट कॉर्पोरेट टैक्सी है, राइट? इसे प्रमोट किया गया है एनसीडीसी कॉर्पोरेशन के द्वारा और सहकार टैक्सी कॉर्पोरेटिव लिमिटेड के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है एंड कई सारे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसे सपोर्ट कर रहे हैं। एक यूनिक ड्राइवर ओन कोऑपरेटिव मॉडल पे ये वर्क करेगी। ठीक है, हेडक्वार्टर एआई जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका न्यू दिल्ली है। चेयरमैन है विपिन कुमार। नेक्स्ट है यहाँ पर पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन। ठीक है, आपको इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र
सिंह तोमर जी, इन्होंने ऑफिशियली नेशन वाइड मिशन जो है अमला से लॉन्च करा है सीओ डिस्ट्रिक्ट में। ये मिशन को राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी बोला जा रहा है। इस मिशन का एम है टू एलिमिनेट इंडियाज डिपेंडेंस ऑन द पल्स इंपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू ग्लोबल एक्सपोर्टर बाय 2030 पर। कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं आपको बताना है, क्विकली आंसर, बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा है। क्विकली आंसर, राइट आंसर इसका ओनली क्यू एंड आर द करेक्ट। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ना अगर आप देखोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे, क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के, वो है शिवराज सिंह चौहान जी। तो पहला तो यहीं से खत्म हो जाता है कि पहला स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया। बाकी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं, गवर्नमेंट का प्लान है कि 1000 पर्ल्स प्रोसेसिंग मिल्स को इंडिया में जो है स्टैब्लिश किया जाए। एंड आई हैव टोल्ड यू कि मैंने आपको यहाँ पर रैंकिंग भी बताई थी, मुझे आपको बताना है इफ यू हैव वॉच्ड अस ऑन अ डेली बेसिस, पल्सेस में कौन सी स्टेट टॉप कर रही है, पल्स प्रोडक्शन में कौन सी स्टेट टॉप कर रही है, विल स्टेट टॉप द पल्स इन द पल्स प्रोडक्शन, राइट। नाउ 100% प्रोक्यूरमेंट स्पेसिफिक पल्सेस का है यहाँ पर, तूर उड़द मसूर, और इस पे एमएसपी जो है नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए दी जाएगी, और एजेंसीज नाफेड और एनसीसीएफ यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारा मेन एम यही है कि हमें इंडिया को एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बनाना है 2030-31 तक। तो डिपेंडेंस जो हमारा पर्स इंपोर्ट पे है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमें यहाँ पर करना है। 55 क्लस्टर्स जो है वो एमपी में स्टैब्लिश किए जाएंगे और सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी ताकि ये क्लस्टर लेवल पे मिल्स को सेटअप किया जा सके। अप टू 25 लाख रुपीस पर यूनिट यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर तो हमें पता है शिवराज सिंह चौहान जी हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी विदिशा मध्य प्रदेश है, और एमओए से रामनाथ ठाकुर जी एंड भागीरथ चौधरी जी। नाउ सेशल्स के जो प्रेसिडेंट है उन्हें इंडिया विजिट करा था, और दोनों ही कंट्रीज ने कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को साइन करा है अलग अलग सेक्टर्स में। आपको मुझे बताना है इंडिया और सेशल्स के बीच में कितने एमओयू साइन हुए हैं, और ऑल्सो यू हैव टू टेल मी सेशल्स की कैपिटल क्या है। ठीक है, सेशंस की कैपिटल बतानी है मुझे, और कितने एमओयूज इन दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुए हैं इस विजिट के दौरान, दिस यू हैव टू टेल मी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, जल्दी से आंसर बताइए। राइट आंसर है 7 एमओयूज इन्होंने साइन करे हैं, और सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया। सेशल्स रुपी इज द करेंसी एंड प्रेसिडेंट है डॉक्टर मैथ्यू एंटोनिया पैट्रिक हर्मन। इंडिया और सेशल्स ने 7 एमओयू साइन करे हैं हेल्थ, मेट्रोलॉजी और अलग अलग सेक्टर्स में। इसी के साथ में इंडिया और सेशल्स ने एक जॉइंट विजन भी अडॉप्ट करा है, सेशल दैट इज सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू इनहैंस्ड लिंक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज एच डी कुमार स्वामी जी, इन्होंने एक 85 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन करा है, राइट, उसे प्रिसाइड करा था। कितनी कंपनीज हैं अंडर द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 1.2 फॉर स्पेशलिटी स्कीम एट द विज्ञान भवन, जिनके साथ में ये एमओयू साइन किया गया है, विद हाउ मेनी कंपनीज, राइट। क्विकली आंसर, दिस इज योर क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से आंसर कीजिए कितनी कंपनीज के साथ में इसे साइन किया गया है। ठीक है, तो इसे साइन किया गया है 55 कंपनीज के साथ में। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 1.2 स्पेशलिटी स्टील, देखिए हम तो इसके अंतर्गत इसे साइन किया गया है। पीएलआई स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील को लॉन्च किया गया था जुलाई 2021 में। 1.1 लॉन्च किया गया 6 जनवरी 2025 में, और पीएल 1.2 लॉन्च किया गया नवंबर 2025 में। 22 प्रोडक्ट्स और सब कैटेगरीज जो है, और 4 प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंतर्गत जो ये सब कैटेगरीज है उन्हें कवर किया जा रहा है। ये 4 प्रोडक्ट कैटेगरीज है, स्टील ग्रेड्स फॉर स्ट्रेटेजिक सेक्टर, कमर्शियल ग्रेड्स कैटेगरी 1, कमर्शियल ग्रेड्स कैटेगरी 2 एंड कोटेड एंड वायर प्रोडक्ट्स। पीएल 1.2 जो है ये इंसेंटिव्स ऑफर कर रही है जो 4% से 15% तक होंगे फॉर द 5 इयर्स ऑफ टेन्योर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री एच डी कुमार स्वामी जी है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मंडाया कर्नाटक है। एंड अगर हम बात करें एमओएस की मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, तो ये भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेशनल डी वार्मिंग डे जिसे ऑब्जर्व किया गया है टू डी वार्म द चिल्ड्रंस एज 1 to 19 ईयर्स, किस दिन इसे ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल डी वार्मिंग डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है फरवरी 10 को। वर्ल्ड पल्सेस डे जिसे 10th ऑफ फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। मुझे बताइए कि इसका थीम क्या रहा था, इस साल का थीम क्या था, क्विकली आंसर, आपके सामने ऑप्शंस है, यू हैव 5 सेकंड्स टू आंसर, क्विकली आंसर की राइट आंसर क्या होगा।
तो वर्ल्ड पल्सेस डे का थीम था इस साल का पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस. Moving towards the next, International Day of the Arabian Leopard is observed on 10th February every year. इस पर्टिकुलर स्पीशीज का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? तो आई हैव टोल्ड यू कि देखिए आईयूसीएन स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज न्यूज में है, जैसे अभी लायंस बहुत ज्यादा न्यूज में है, लिपर्ड्स जो हैं, क्योंकि सिंस इंटरनेशनल डे ऑफ द लिपर्ड अभी गया है, तो डेफिनेटली वी शुड नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ इट. तो आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड. बेसिकली आईयूसीएन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी एक लिस्ट बनाती है, राइट? और उसके अंदर जितनी भी स्पीशीज है अराउंड द वर्ल्ड, उन्हें यहाँ पर उनका सर्वे करती है, उन्हें देखती है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो किस कैटेगरी में आती है, किस स्टेटस पे है. जैसे कि अगर हम बात करें तो वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ये सारे स्टेटस होते हैं. क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब कि अब इसकी बहुत कम प्रजातियां बची हैं और ये एक्सटिंक्ट हो सकती है. इंडेंजर्ड मतलब कि है, तो यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ स्पीशीज होती हैं. जब ये पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये किस कैटेगरी में डिलाइड करते हैं, बेस्ड ऑन दैट फिर उनके उनके बारे में अवेयरनेस पहुंचाना, उनके लिए किस तरह के हम लोग मेजर्स ले सकते हैं सो दैट वी कैन कंट्रोल दैट स्पीशीज का जो एक्सटिंक्शन है वो ना हो, इंडेंजर्ड में आ जाए या वल्नरेबल ना हो वो. ऑल्सो मेक श्योर कि वो स्पीशीज अगर चले गई तो देखिए हमारा पूरा एक बायोस्फीयर है, राइट? हमारा पूरा वेब है, फूड वेब है, इट विल डिस्टर्ब. और नेचुरल वेब अगर डिस्टर्ब होगा तो दैट विल बी वेरी वेरी डिजास्टर्स फॉर आवर फ्यूचर. नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, जिसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सिंस लॉन्ग. कौन से ईयर से इस वीक को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? जैसे 2016 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. Where will Greece position an international liaison officer as a part of their maritime coordination efforts with India? Greece position an international liaison officer as a part of their maritime coordination effort with India. तो कहाँ पर इसे इन्होंने यहाँ पर लॉन्च करा है? तो ये है आपका गुड़गांव और गुरुग्राम. तो इंडिया और ग्रीस ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन करा है, जिससे कि अपने इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को स्ट्रेंथन अप करेगी. तो यहाँ पर 5 इयर्स का रोड मैप दिया जाएगा जो कि इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगा. डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ग्रीस, इन लोगों ने बायो मिलिट्री कॉपरेशन प्लान 2026 के लिए एक्सचेंज करा है. एंड ग्रीस विल बी हैविंग इंटरनेशनल लायसन ऑफिसर एट इंडियाज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, इंडियन ओशियनिक रीजन, गुरुग्राम, जिससे मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन को हम बूस्ट कर सकते हैं. ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, करेंसी है यूरो, पीएम है काइरियाकोस मित्सोताकिस और प्रेसिडेंट है कोंस्टांटिनोस तासुओलास. ठीक है. Now, what type of areas in Gujarat will benefit from the satellite-based internet connectivity? कौन से एरियाज जो है गुजरात के जिन्हें सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए अगर यूजुअल इंटरनेट कनेक्टिविटी बाकी एरियाज को मिल रही है तो कोई ऐसे एरियाज होंगे जहां पर रीच बहुत कम हो इंटरनेट की, वहीं पर मिलेगी. रेड आंसर होगा रिमोट और बॉर्डर एरियाज. तो स्टारलिंक के साथ में ये एलओआई, दैट इज अ लेटर ऑफ इंटेंट, साइन करा है, जिससे कि हम जो अंडरसर्व्ड बॉर्डर और रिमोट एरियाज है वहां पर भी हम इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट. ओके. स्टारलिंक का हेडक्वार्टर ऑस्टिन टेक्सास में है और सीईओ साइरल आनंद जी हैं. फाउंडेशन 2015 में रखा गया था. गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल जी और गवर्नर है आचार्य देव व्रत. नेक्स्ट है which of the following stadium is not a venue for 10th edition of ICC Men's T20 World Cup, जिसे होस्ट कर रहे हैं इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली. तो बेसिकली कुछ वेन्यूज है जहां पर ये इंडिया और श्रीलंका में होस्ट किया जाएगा. आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सा वो पर्टिकुलर स्टेडियम है जहां पर इस गेम को होस्ट नहीं किया जाएगा. तो जल्दी बताइए कौन सा स्टेडियम है जो जिसे यहाँ होस्ट नहीं किया जाएगा. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने डिस्कस करा था, सारे स्टेडियम्स हम लोगों ने देखे थे. तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोची, यहाँ पर इसे होस्ट नहीं किया जाएगा. तो इंडिया में जो होंगे वो होंगे आपके अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, कोलकाता एडन गार्डन्स में, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई एंड एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, ये 5 जगह पर इंडिया में. और श्रीलंका में आर प्रेमदास स्टेडियम एंड एसएससी क्रिकेट ग्राउंड एंड पल्लकेले क्रिकेट स्टेडियम. तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो इवेंट्स है वो होने वाले हैं. यहाँ पे देखिए बांग्लादेश को स्कॉटलैंड ने रिप्लेस करा है. क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया आने से मना कर दिया था. ऑल्सो इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपना 9th आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता था साउथ अफ्रीका को हरा करके. प्लेयर ऑफ मैच थे विराट कोहली जी और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट थे जसप्रीत बुमराह. नेक्स्ट आता है आपको टोटल वुल प्रोडक्शन के रिगार्डिंग बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं.
तो देखिए जितना भी हम लोग ये डेटा पढ़ रहे हैं ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कौन सा स्टेट जो है वो टॉप करा है, इंडिया का रैंक क्या है, कौन सी तरह के शिप का जो वुल है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पर, राइट, कौन सी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ऑल दिस आर देयर इन द पर्टिकुलर स्टेटमेंट। नाउ इन फाइनेंशियल ईयर 2024 इंडिया का टोटल वुल प्रोडक्शन जो है 33.69 बिलियन किलोग्राम रहा है। इन टर्म्स ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट राजस्थान में हाईएस्ट इंक्रीज देखा गया है, जिसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट शिप पॉपुलेशन देखी गई है वर्ल्ड में, और नाइन्थ रैंक ग्लोबली है इन द वुल प्रोडक्शन। ऑस्ट्रेलिया और चाइना एंड न्यूजीलैंड ये टॉप 3 वुल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं ग्लोबली। कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं? ओनली 1 2 एंड 3, ओनली 2 3 एंड 4, ओनली 1 2 एंड 4, ओनली 1 3 एंड 4, एंड ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। तो राइट आंसर होगा इसका 1 3 एंड 4। ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज अगर हम देखें तो हाईएस्ट अगर हम इंक्रीज देखें इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट, तो वो पंजाब में देखने को मिला है। बिगेस्ट वुल प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान है, इसके बाद जम्मू कश्मीर है, एंड देन कर्नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था करेक्ट इन टर्म्स ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट। ओके, तो एनुअल ग्रोथ रेट में पंजाब इज द टॉप वन, एंड देन फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड गुजरात। इंडिया तीन तरह का मेन टाइप का वूल जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। एक होता है कारपेट ग्रेड जो कि 85% है, एपरल ग्रेड, एंड उसके बाद में कोर्सल ग्रेड। नाउ लार्जेस्ट शेयर जो है वुल प्रोडक्शन का बेस्ड ऑन द शिप, तो ईव्स का सबसे ज्यादा है, फिर राम्स एंड वेदर्स का है, एंड देन लेम्स का है। और अगर हम शिप पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया इज हैविंग सेकंड लार्जेस्ट शिप पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विद 77.4 मिलियन शिप्स। और वुल प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक 9th है, और टॉप 3 वुल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड which organization approved $182 million in additional financing to expand its support for strengthening Assam's resilience to chronic flooding and severe river bank erosion along the Brahmaputra River? आपको मुझे बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये फाइनेंसिंग जो है वो प्रोवाइड करी है, अप्रूव करी है। तो इसका राइट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बताइए जल्दी से कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो ये है आपका मैंडलियों फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट मसातो कांदा है एंड मेंबर 69 है। एडीबी ने असम को देखिए 200 मिलियन का जो एडीबी सप्लीमेंट जो है दे रखा है उन्होंने, 200 मिलियन का डॉलर का एडीबी ने क्लाइमेट रेजिलेंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। इसी के साथ में 182 मिलियन डॉलर का एडिशनल फाइनेंसिंग दिया गया है, जिससे कि क्रॉनिक फ्लडिंग और सीवियर रिवर बैंक इरोजन जो होते हैं उससे हम असम को हेल्प कर सकें। ये 63.5 किलोमीटर का रिवर बैंक प्रोटेक्शन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेगा। असम की कैपिटल दिसपुर है, सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा जी, और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट है in for what term has R Vijay Anand has been appointed as the next managing director and CEO of City Union Bank with effect from May 1st 2026? 3 years, 4 years, 2 years, 5 years और 1 year? जल्दी बताइए क्विकली, कितने समय के लिए विजय आनंद जी को अभी नेक्स्ट एमडी और सीईओ बनाया जाएगा? ये 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसरो ने अभी मॉन्स मॉर्टन 4 को एक साइट आइडेंटिफाई करी है, which is a lender site of Chandrayaan 4 in the south polar region of the moon. आपको मुझे बताना है चंद्रयान 4 जो है विच इज अ जॉइंट लूनर मिशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है, ये कौन सी स्पेस एजेंसीज के बीच में ये जॉइंट मिशन होने वाला है? इसरो के साथ में कौन सी एजेंसी यहाँ पर कोलैबोरेट कर रही है? क्विकली आंसर, वेरी इजी एंड वेरी अंडरस्टूड थिंग दिस थिंग हियर। तो ये जासा जाक्सा दैट इज अ जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ में ये जॉइंट लूनर मिशन जो है वो होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है माउंट मॉर्टन जो है वो कौन सी साइट का नाम पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्पेस एजेंसी इसके साथ में ये कोलैबोरेशन इसरो कर रहा है। तो देखिए चंद्रयान 1 जो है जो 2028 में लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 2019 में, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था जो कि 2023 में, जिसने की फर्स्ट कंट्री बना था इंडिया टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून साउथ पोल। एंड चंद्रयान 5 जिसका नाम लूपेक्स है विच इज लूना पोलर एक्सप्लोरेशन, ये जॉइंट मिशन है इसरो और जाक्सा का। तो इसमें जाक्सा रोवर को डेवलप करेगा और इसरो लैंडर को। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, डायरेक्टर वी नारायण जी हैं और फॉर्म्ड ऑन अगस्त 15 1969। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी इवेंट के द्वारा इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर डेजिग्नेट किया गया था? कौन से पर्टिकुलर इवेंट के दौरान इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर डेजिग्नेट किया गया था? तो जल्दी बताइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इट इज बायोफैक्ट, दैट इज अ वर्ल्ड लीडिंग ट्रेड फेयर जहां पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है।
और ये हुआ था न्यूरेमबर्ग जर्मनी में। इस दौरान इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर डेजिग्नेट किया गया है। इसमें एपेडा के द्वारा इंडिया का पार्टिसिपेशन मेंटेन किया जा रहा है। इंडिया कंट्री पवेलियन जो है वो देखेंगे आप तो 1074 स्क्वायर मीटर तक ये स्पैन कर रही है, जिसमें 67 को एग्जीबिटर्स हैं और इसे सेटअप किया गया है एपेडा के द्वारा। एपेडा का फुल फॉर्म जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ, कौशल रथ के रिकॉर्डिंग जो कि एक मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस इनिशिएटिव है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं एज योर आंसर। So it has been flagged off by India AI and All India Society for Electronics and Computer Technology. It aims to expand access to foundational AI education and bridge the digital divide. It has been flagged off from Mumbai, Maharashtra. आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं रिगार्डिंग द कौशल रथ। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर डी, ओनली आर। देखिए ये पर्टिकुलर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मुंबई से फ्लैग्ड ऑफ नहीं किया गया है, तो आपको मुझे बताना है कहाँ से किया। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर रिगार्डिंग वंदे मातरम। देखिए वंदे मातरम इज अ लॉट इन न्यूज, तो आपकी कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर अभी रिसेंटली आई हैं रिगार्डिंग द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा जो है गाइडलाइंस यहाँ पर है, ठीक है। न्यू गाइडलाइंस क्या है, तो द सॉन्ग मस्ट बी सung ओनली ऑन द इंडिपेंडेंस डे। वंदे मातरम विल बी sung आफ्टर द नेशनल एंथम। The national anthem and national song must be played together at all public places or events. The song will only be played during official meetings with the foreign dignitaries. All school must begin their day with the community singing of the Vande Mataram। आपको बता रहा है इनमें से कौन सी गाइडलाइंस आई हैं, तो ई इज द राइट आंसर। तो देखिए कुछ गाइडलाइंस है, सबसे पहला तो ये कि सेंजा का सॉन्ग है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि आपको 3 मिनट और 10 सेकंड में इसको खत्म। ऑल्सो सारे स्कूल्स जो हैं दे हैव टू बिगिन देयर डे विद द कम्युनिटी सिंगिंग ऑफ द नेशनल सॉन्ग। अगर नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम साथ में प्ले कर रहे हैं तो पहले नेशनल सॉन्ग प्ले होगा वंदे मातरम। तो 7 नवंबर को 150th एनिवर्सरी हमने नेशनल सॉन्ग की सेलिब्रेट करी है। नेशनल सॉन्ग को रिटर्न करा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। संस्कृताइज बंगाली वर्जन में लिखा गया था। पहली बार फ्रीडम मूवमेंट में इसे अडॉप्ट किया गया था। आपको मुझे बताना है कांग्रेस के कौन से सेशन में इसे अडॉप्ट किया था, ठीक है। और फर्स्ट सेंजा जो है सॉन्ग के 1950 में एज ए इंडियन नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किए गए। जो रिपब्लिक डे परेड हुआ था 2026 का, उसमें स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम वाज द थीम। आपको मुझे बताना है रिपब्लिक डे पे दिस ईयर हु वर द चीफ गेस्ट, हु वर द चीफ गेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हु वर द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे दिस ईयर। 17 ईयर ओल्ड आदित्य पंड्या जो कि इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं। इन्होंने अपना आका स्पेस लूनर हैबिटेट इंस्पायर्ड एनालॉग एस्ट्रोनॉट मिशन में अपना जो एक टाइम ड्यूरेशन है वो कंप्लीट करा है, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कौन सी स्पेस एजेंसी इस लूनर एनालॉग एस्ट्रोनॉट मिशन को कंडक्ट करती है। Which space agency is conducting that? So it is Aka Space Studio is conducting this particular one. सर्विसेज ने 79th फुटबॉल नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को क्लिंच करा है फॉर संतोष ट्रॉफी, केरला को डिफीट करके। ये फाइनल मैच जो है ये कहाँ हुआ था संतोष ट्रॉफी का, क्विकली आंसर। संतोष ट्रॉफी का फाइनल मैच कौन सी प्लेस पर हुआ था, कौन सी स्टेट में हुआ था। यू हैव द 5 ऑप्शंस हियर, अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, केरला और उत्तर प्रदेश। क्विकली आंसर कौन सी स्टेट में हुआ था, तो ये हुआ था आपका धकुआ खाना, असम में। तो यहाँ पर देखिए सर्विसेज को मैनेज कर रहे हैं सर्विसेज पोस्ट कंट्रोल बोर्ड, एंड इसमें आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के प्लेयर्स मिलेंगे। संतोष ट्रॉफी 1941 में फाउंडेशन रखा गया था। इसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। केरला को डिफीट करा था। इसके पहले सर्विसेज ने 2023-24 जो कि यूपी या अरुणाचल प्रदेश में हुआ था इवेंट, उसे जीता था गोवा को डिफीट करके। नाउ माय क्वेश्चन हियर इज कि आपको 5 ट्रॉफीज जो कि क्रिकेट से रिलेटेड हैं वो मुझे बतानी है, और हमने ये डिस्कस करी है। आई गेस कल के सेशन में ही हमने क्रिकेट की सारी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज को डिस्कस करा है। ओके, नेक्स्ट है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने एक एमओयू साइन करा है किन कंपनीज के साथ में, जिससे ये नेशनल शिप बिल्डिंग प्रोग्राम का एक कंसोर्शियम बना सके, ठीक है। तो जीआरएससी ने किसके साथ एमओयू साइन करा है, क्विकली आंसर। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मजगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, नन ऑफ दिस, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो राइट आंसर होगा इसका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में ये एमओयू साइन करा। नेक्स्ट है आयुष हेल्थ इंश्योरेंस हेल्पलाइन 1800110008, इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च करा है। आपको मुझे बताना है इस इंश्योरेंस हेल्पलाइन का पर्पस क्या है।
ओके, एंड ऑल्सो यू हैव टू टेल मी हु इज द मिनिस्टर ऑफ आयुष। ये जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक क्वेश्चन हमेशा, आप अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब में हमने एक क्वेश्चन तो देखा ही देखा है। तो मिनिस्ट्रीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट चेयरमैन को बहुत जरूरी है करना, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं। तो इसका मेन पर्पस है यहाँ पर जितने भी बेनिफिशियरीज हैं अगर उनकी कोई भी इंश्योरेंस क्वेरीज है उसे असिस्ट करना। तो AIAA ने जीआईसी के साथ में ये एमओयू साइन करा है जिससे ये कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी को 32 इंश्योरेंस कंपनीज तक एक्सपांड करेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक हेल्पलाइन भी लॉन्च करी है जिससे जो इंश्योरेंस क्वेरीज जो है वो बेनिफिशियरीज को असिस्ट कर सकें। और जीआईसी को स्टैब्लिश किया गया है अंडर सेक्शन 64C ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1930। हेडक्वार्टर है जीआईसी काउंसिल का मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है तपन सिंघल जी और एसजी है मधुलिका भास्कर। नेक्स्ट है कौन से 3 प्लेयर्स को हाईएस्ट ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट मिला है बीसीसीआई 2025-26 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के अंदर, राइट। तो यहाँ पर ये ग्रेड जो है ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट मिला जाता है, तो ये 3 प्लेयर्स आपको बताने हैं जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो राइट आंसर इसका शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह एंड रविंद्र जडेजा को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बेसिकली क्या था कि जो पहले 4 ग्रेड सिस्टम था उसको आप शिफ्ट करके 3 ग्रेड सिस्टम कर दिया है। तो टॉप टियर ब्रैकेट में ए प्लस आता था जिससे उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। और जो ए प्लस ब्रैकेट में थे विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको ग्रेड बी में मूव कर दिया है। ग्रेड बी में कौन कौन है? सूर्य कुमार यादव, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या एंड ऋषभ पंत। इसके अलावा ग्रेड ए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जी को मिला है। वुमेन्स टीम में 21 प्लेयर्स को अवार्ड किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें ग्रेड ए में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा एंड जमिया रॉड्रिक है। और ग्रेड बी में स्नेहा राणा है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। प्रेसिडेंट मिथुन मनहास है, सेक्रेटरी देवजीत साकिया जी है और फाउंडेशन 1928 में रखा गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस जिसे 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको मुझे बताना है इसका थीम क्या था। व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस? क्विकली आंसर आपके सामने 5 ऑप्शन है, रीड इट आउट बाय योरसेल्फ एंड आंसर इन द चैट सेक्शन। राइट आंसर होगा इसका सिनर्जाइजिंग एआई, सोशल साइंस, स्टेम एंड फाइनेंस, बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर फॉर द वुमेन एंड गर्ल्स। Next is the sage who reimagined Hinduism, a detailed look at the life of the legacy of Sri Narayan Guru. ये किस ऑथर ने बुक लिखी है? Who is the author of this book? Okay. विक्रम सेठ, शशि थरूर, स्वप्निल पांडे, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष। तो राइट आंसर इसका शशि। Wings of the Valor, a true story of the Indian Air Force's daring operation. Who is the author of this book? विक्रम सेठ, शशि थरूर, स्वप्निल पांडे, अरुंधति रॉय और अमिताभ घोष। तो ये हैं स्वप्निल पांडे जी। देन दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिल्ली खेल महाकुंभ? राइट आंसर इसका शिखर धवन। नाउ मूडी रेटिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 ये क्या प्रेडिक्ट की गई है? 6.0, 6.1%, 6.2%, 6.3% और 6.4%? क्विकली आंसर, व्हाट इज द ग्रोथ रेट फॉर द इंडिया इन द 2027 फाइनेंशियल ईयर? मूडी रेटिंग के अकॉर्डिंग क्या जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की गई है? तो ये है 6.4%। तो हमने इस वीक में जितने भी न्यूज आर्टिकल्स कवर करे हैं, आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम इन दिस वीडियो इन द रिवीजन फॉर्मेट। एंड इफ यू हैव मिस्ड वाचिंग अस ऑन द डेली बेसिस, मेक श्योर आप 9 AM पे डेली हमारे साथ जुड़े, बिकॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस वुड बी देयर, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें डिस्कस होती हैं, हम लोग बहुत डिटेल में उसे डिस्कस करते हैं। इट हेल्प्स यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एज वेल। मेक श्योर टू नॉट टू forget to join us at the 9 PM sharp, because लाइव सेशन में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको सेशन में ही देखने को मिलेगी, राइट। तो एक्सक्लूसिव चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मेक श्योर टू जॉइन अस। कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो रिलेटेबल होते हैं, उन्हें भी हम यहाँ रिवाइज करते हैं। यहाँ पर इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब अस टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द